हाय गाइस, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज हम इस वीडियो में 8 फरवरी से जितने भी बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अहमद अवद बिन मुबारक को यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ रहा होगा कि यमन में नए प्रधानमंत्री क्यों चुने गए हैं। इससे पहले हम यमन के बारे में बात करते हैं। यमन की लोकेशन अरेबियन प्रायद्वीप में है। यमन से लगने वाली सीमाएं साउथ अरेबिया, यूएई के साथ यमन की सीमाएं लगती हैं। यमन की कैपिटल सोना है। यमन में इम्पोर्टेंट बंदरगाह अदन पोर्ट है और वहाँ की करेंसी यमन रियाल है। हौदी ग्रुप यमन के अंदर बनाया गया है। इससे पहले हौदी ग्रुप की ईरान के साथ विवाद चल रहा था, बाद में इजराइल के साथ विवाद चल रहा है, आपको तो पता ही होगा। इसी की वजह से यमन में स्थायी सरकार नहीं रहती। यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि पीएम अपॉइंटेड किया है। पहले ये फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, अब इनको पीएम नियुक्त किया गया है। यमन हौदी जो यहाँ पर रेड सी है, रेड सी पर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे थे। इसी की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। तो आपको इस क्वेश्चन का फैक्ट समझ में आ गया कि यमन में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्यों की गई है। ठीक है, फिर चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएम मोदी ने सी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीएम मोदी जी ने गोवा स्टेट में सी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया है। मोदी जी ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी के सी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो गोवा में कहाँ पर पीएम मोदी जी ने सी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी जी ने ओएनजीसी के सी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन दक्षिण गोवा के वेतुल में किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें हर साल 10 से 15,000 लोगों को ट्रेन किया जाएगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन स्थापित 14 अगस्त 1956 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन एंड सीईओ अरुण कुमार सिंह जी हैं। ये एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओनरशिप में है। ओनरशिप यानी स्वामित्व में है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंद महासागर में मिशन शुरू करने वाले चीनी अनुसंधान पोत का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, शियांग यांग होंग 03 चीनी अनुसंधान पोत का नाम है। इस वेसल का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। चीन ने अपना वेसल भेज दिया है। चीन ने अपना वेसल कहाँ पर भेजा है? चीन ने अपना वेसल हिंद महासागर, मतलब इन्होंने अपना वेसल इंटरनेशनल वाटर में भेजा है जो कि पूरी दुनिया का है। मतलब इंडिया से बॉर्डर से लगकर 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर बॉर्डर से, और मालदीव्स में भी 200 नॉटिकल माइल्स एंड श्रीलंका का भी 200 नॉटिकल माइल्स छोड़कर इन्होंने कहा है कि हम जो अपना वेसल भेज रहे हैं किसी भी देश के लिए नहीं भेज रहे हैं। हम जो है किसी भी देश का कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि 200 नॉटिकल माइल्स हम अपना वेसल इंटरनेशनल वाटर में भेज रहे हैं। तो इंटरनेशनल वाटर
किसने कहा? तो यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है लॉ ऑफ सी, जिसे समुद्री कानून संधि कहा जाता है। इसको कब साइन किया था? तो इसको साइन 1982 में ही किया गया था। चीन कह रहा है कि हमने अपना वेसल हिंद महासागर में कौन सी मछलियाँ हैं, वहाँ पर कौन से मिनरल पाए जाते हैं, इसी का पता लगाने के लिए, टोपोग्राफी करने के लिए हमने अपना वेसल भेजा है। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में शीर्ष भारतीय के रूप में किसे स्थान दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी जी को ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान मिला है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 क्या है? तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 वहाँ पर कितने एम्प्लॉयज़ है, वहाँ पर कौन सा वर्क किया जाता है, कितना इन्वेस्ट किया जाता है, बाहर की कंपनी कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, समाज के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो इस ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में पहला स्थान मुकेश अंबानी जी को मिला है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ रहा होगा कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 को कौन जारी करता है? तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स को ब्रांड फाइनेंस इस डेटा को जारी करता है। इस डेटा में कौन सी कंपनी नंबर 1 पे है? तो इस डेटा में पहले नंबर पे चाइना की कंपनी फिनसेट कंपनी, जिसके सीईओ मा हुटांग है, और सेकंड नंबर पे इंडिया रिलायंस कंपनी, इसके सीईओ मुकेश अंबानी है। एंड 5वें नंबर पे इंडिया की कंपनी टाटा सन्स, इसके सीईओ एन चंद्रशेखरन जी हैं। इस डेटा में टॉप 5 में जो है 2 जगह इंडियन कंपनी की है। तो सेकंड नंबर पे इंडियन रिलायंस कंपनी एंड 5वें नंबर पे इंडियन टाटा सन्स है। मुकेश अंबानी के बारे में बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में 11वें नंबर पे आते हैं सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति। लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया में मुकेश अंबानी जी का कौन सा स्थान है? तो इंडिया में मुकेश अंबानी जी पहले नंबर पे आते हैं। इनकी इनकम $109 बिलियन तक है। इन्होंने सत्या नडेला और सुंदर पिचाई दोनों को पीछे छोड़ दिया है। सत्या नडेला की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और सुंदर पिचाई जी की कंपनी गूगल, इन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। आप इन दोनों के नाम याद रख लीजिएगा और कंपनी के भी नाम याद रख लीजिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है। हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने रखी है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस संग्रहालय की स्थापना कर रहा है। इसकी स्थापना 1861 में ही हुई थी। तो इसमें क्या होगा, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न कालावधि के 1 लाख से अधिक शिलालेख रखे जाएंगे। इसी के चलते देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने रखी है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुजरात में शुरू हुए भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत रंग फेस्टिवल। गुजरात में शुरू हुए भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। आउटस्टैंडिंग बिजनेस कॉन्फ्रेंस इंडिया एंड अमेरिका के बीच आयोजन किया जा रहा है, जो कि इंडस्ट्री के बारे में बात करता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर
2023 डॉक्टर बीना मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो आपको क्वेश्चन पड़ रहा होगा कि बीना मोदी जी की कौन सी कंपनी है। तो के मोदी ग्रुप इनको ये अवार्ड आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। आप इमेज में देख पा रहे हैं राजनाथ सिंह डॉक्टर बीना मोदी जी को ये अवार्ड से सम्मानित करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अभ्यास के विकास और परीक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, DRDO ने अभ्यास परीक्षण को लॉन्च किया है। इस अभ्यास की हाई स्पीड है, ये एक VAV है। VAV मतलब इसमें कोई पायलट नहीं होगा चलाने के लिए, ये खुद से ही चल सकता है। इसके 4 ट्रायल हुए हैं। इसके ट्रायल 30 जनवरी से 6 फरवरी तक 4 ट्रायल किए हैं। इसका चौथा ट्रायल चंदीपुर ओडिशा में किया गया था। ये एक एक्सपेंडेबल है। एक्सपेंडेबल यानी इसकी कोई फिक्स रेंज नहीं है। इसको जहाँ भी हवा में टारगेट दिखाई दिया उस पर तुरंत ये अटैक कर देगा। इसमें गैस्ट्रो टर्बाइन इंजन लगा है। इसकी स्पीड 0.5 मैक है और इसमें ऑल्टीट्यूड 5 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकता है। आप अभ्यास ड्रोन के बारे में समझ गए होंगे। तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने हाल ही में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कैमरून ने हाल ही में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। इससे पहले कैमरून ने छोटे बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को भी लॉन्च किया था। आपको याद होगा ना, हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया था। तो इस वैक्सीन का नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम मॉस्कोवॉरिक्स वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईशा फाउंडेशन की 242 फुट ऊंची आदि शिव प्रतिमा को कहाँ बनाने की मंजूरी दी गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जेवर हवाई अड्डे के पास ईशा फाउंडेशन को 242 फुट की ऊंची आदि शिव प्रतिमा को बनाने की मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा जेवर एयरपोर्ट में ईशा फाउंडेशन को 242 फुट की ऊंची आदि शिव प्रतिमा को बनाने की मंजूरी दे दी गई है। यूपी जो है इसके अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आते हैं। इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जहां पर 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। जेवर एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ईशा फाउंडेशन को 242 फुट ऊंची आदि शिव प्रतिमा को बनाने की मंजूरी मिल गई है। ईशा फाउंडेशन है आदि योगी शिवा की स्टैचू ब्लैक स्टोन से बनाई जाएगी। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सद्गुरु जग्गू है। इन्होंने बेंगलुरु में भी आदि योगी प्रतिमा बनाई है एंड तमिलनाडु में भी इन्होंने आदि शिव की प्रतिमा बनाई थी। जेवर हवाई अड्डे के पास आदि शिव प्रतिमा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा भी बनाई जाएगी। दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपको हमारे वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर की क्लास में। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।